भारत का नक्शा। ये सिर्फ कुछ लाइनें और शहरों के नाम नहीं है। नहीं नहीं, ये तो अरबों साल पुरानी एक जबरदस्त कहानी है। इस विश्लेषण में हम समय में बहुत पीछे जाएंगे और ये देखेंगे कि कैसे एक प्राचीन पठार और दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ एक ही देश में एक साथ मौजूद हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब एक ही देश में एक तरफ इतने पुराने एकदम स्टेबल पठार और दूसरी तरफ दुनिया के सबसे नए सबसे ऊंचे पहाड़। यही तो वो जियोलॉजिकल मिस्ट्री है जिसे आज हम सॉल्व करने वाले हैं। इसके सुराग चट्टानों और पहाड़ों में छिपे हैं और हम एक एक करके उन्हें सामने लाएंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स से। बाईं तरफ है भारत की वो प्राचीन नींव गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा, और दाईं तरफ ये देखिए हिमालय की ये पेचीदा मुड़ी हुई परतें। भूवैज्ञानिक तौर पर देखें तो ये बिल्कुल बच्चे हैं। यही तो वो कंट्रास्ट है जिसे हमें समझना है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से, इसकी नींव से। देखिए, किसी भी बड़ी इमारत को समझना हो तो आपको उसके बेस से ही शुरू करना पड़ता है, और भारत के लिए वो बेस है इसका प्राचीन दक्षिणी पठार। इस हिस्से को कहते हैं हॉर्स्ट। अब ये हॉर्स्ट क्या है, आसान भाषा में समझिए। ये एक बहुत बड़ा चट्टानी ब्लॉक है जो टेक्टोनिक फोर्सेस की वजह से मुड़ने की जगह सीधा ऊपर उठ गया। ये भारत की वो पुरानी और मजबूत नींव है जो करोड़ों सालों से ज्यादातर वैसी की वैसी ही है। और पता है, ये नींव अकेली नहीं थी, ये तो एक बहुत बड़े सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा थी जिसका नाम था गोंडवाना लैंड। जैसा कि आप देख सकते हैं, भारतीय प्रायद्वीप इस बड़ी सी पहेली का एक अहम हिस्सा था। और यहीं से हमारी कहानी का अगला चैप्टर शुरू होता है, भारत का अलग होना और फिर उत्तर की तरफ इसका लंबा सफर। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये प्रायद्वीप की कितनी लंबी कहानी बताती है। हम यहाँ बात कर रहे हैं करोड़ों अरबों सालों की। 60 करोड़ साल पहले इसकी चट्टानों के ठंडा होने से लेकर फिर 20 करोड़ साल पहले गोंडवाना लैंड के टूटने और उसके बाद दक्कन में हुए उस जबरदस्त लावा प्रवाह तक। ये सब दिखाता है कि कितनी धीमी पर कितनी शक्तिशाली प्रक्रियाओं ने इस जमीन को शिकल दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ आज के लिए? मतलब ये है कि ये जो गहरा जियोलॉजिकल पास्ट है ना, वो सीधे सीधे आज के एक बहुत जरूरी संसाधन से जुड़ा है। जिन चट्टानों का निर्माण करोड़ों साल पहले हुआ था, वही आज देश को 95% से ज्यादा कोयला यानी कि ऊर्जा दे रही हैं। अब समझ में आया कि ये सब जानना क्यों जरूरी है? चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे ड्रामेटिक हिस्से पर। वो प्राचीन धीरे धीरे चलता हुआ प्रायद्वीप अब एक ऐसी ताकत से टकराने वाला था जो धरती का नक्शा हमेशा के लिए बदल देगी। ये कहानी है उस महान टक्कर की। इस नक्शे को देखिए, ध्यान से देखिए। ये है 8.8 करोड़ साल पहले का भारत, एशिया से कितना दूर, एक विशाल समंदर के पार। ये उस टक्कर के रास्ते का स्टार्टिंग पॉइंट है। जरा सोचिए, इस प्लेट ने कितनी लंबी दूरी तय की होगी। तो भारत और एशिया के बीच में आखिर था क्या? एक प्राचीन महासागर जिसका नाम था टेथिस सागर। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? इसी समंदर की तलहटी में जो मिट्टी और सेडिमेंट जमा हुआ था, वही बाद में मुड़कर ऊपर उठकर दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ यानी हिमालय बना। और ये कोई धीमी यात्रा नहीं थी। 12 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। टेक्टोनिक प्लेट्स के हिसाब से ये तो F1 रेस जैसी रफ्तार है। तो आप सोच ही सकते हैं कि स्पीड से होने वाली टक्कर कितनी जबरदस्त रही होगी। अच्छा, तो ये टक्कर एक ही झटके में नहीं हुई? नहीं, ये 3 शक्तिशाली लहरों में हुई। पहली लहर ने बनाया महान हिमालय, जिसे हम हिमाद्री कहते हैं। फिर आई दूसरी और भी जोरदार लहर, जिससे बने लघु हिमालय। और आखिर में सबसे नई लहर ने सबसे बाहरी रेंज यानी शिवालिक को ऊपर उठाया। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये टक्कर आज भी जारी है। भारतीय प्लेट आज भी हर साल लगभग 5 सेंटीमीटर उत्तर पूर्व की ओर खिसक रही है। इसका मतलब ये है कि हिमालय आज भी ऊंचा हो रहा है, हर साल थोड़ा और। ये इस बात का सबूत है कि हमारी धरती एक जिंदा बदलती हुई जगह है। तो अब हमारे पास क्या है? एक प्राचीन पठार और एकदम नए पहाड़। पर इनके बीच में क्या है? यहाँ हमारी कहानी का तीसरा और आखिरी हिस्सा आता है। वो विशाल मैदान जो इन दो जियोलॉजिकल दुनियाओं के बीच एक वेलकम मैट की तरह बिछे हुए हैं। शुरुआत में ये मैदान थे ही नहीं,
इनकी जगह एक बहुत गहरी खाई थी जिसे अग्रगर्त कहते हैं। अब ये खाई बनी कैसे? हुआ ये कि नए नए बने हिमालय का वजन इतना ज्यादा था कि उसने अपने सामने की जमीन को नीचे की ओर झुका दिया। बस बन गई एक गहरी खाई। और ये तस्वीर हमें दिखाती है कि आगे क्या हुआ। हिमालय से जो ताकतवर नदियां निकलीं वो अपने साथ टनों टन गाद और मिट्टी लेकर आईं और लाखों सालों तक वो इस खाई को भरती रहीं और धीरे धीरे उन मैदानों को बनाया जिन्हें हम आज जानते हैं। और इसका नतीजा क्या निकला? जैसा कि आप देख सकते हैं, नदियों ने हिमालय के मलबे को जलोढ़ मिट्टी की एक गहरी उपजाऊ परत में बदल दिया। उन्होंने एक गहरी खाई को दुनिया के सबसे फर्टाइल और सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में से एक बना दिया। तो चलिए अब सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं, वो पुराना पठार, वो नए पहाड़ और वो नदियों से बने मैदान। अब देखते हैं कि कैसे ये तीन अलग अलग कहानियां मिलकर उस पहेली को सुलझाती हैं जिससे हमने शुरू किया था। और ये टेबल ये सब कुछ एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है हमारे पास प्राचीन स्थिर प्रायद्वीप, दूसरी तरफ युवा लचीले और हाँ अभी भी बढ़ रहे हिमालय, और इन दोनों के बीच में वो एकदम नया नदियों से बना मैदान। ये तीन अलग अलग हिस्से ही उस सवाल का जवाब है जिससे हमने शुरुआत की। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ जियोलॉजिकल हिस्से नहीं हैं। यही 3 भाग वाली संरचना भारत की हर चीज को आकार देती है। उन उपजाऊ मैदानों से जो करोड़ों लोगों का पेट भरते हैं, उन हिमालय की नदियों तक जो पूरे देश को पानी पिलाती हैं। असल में ये भूविज्ञान ही भारत की कहानी की असली नींव। तो हम इस सोच के साथ अपनी बात खत्म करते हैं कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। भारतीय प्लेट अभी भी आगे बढ़ रही है। तो सवाल ये है कि हमारी धरती जो हमेशा बदलती रहती है, उसे देखते हुए आज से 5 करोड़ साल बाद भारत का नक्शा कैसा दिखेगा? है ना सोचने वाली बात? कभी भारत के नक्शे को ध्यान से देखा है? एक ही देश में दुनिया की छत मतलब हिमालय भी है और करोड़ों साल पुराने एकदम सपाट पठार भी। कहीं दूर दूर तक फैले उपजाऊ मैदान हैं तो कहीं गहरी उबड़ खाबड़ घाटियां। ये जो इतनी जबरदस्त डाइवर्सिटी है ना, ये रातों रात नहीं बनी। इसके पीछे करोड़ों सालों की एक बहुत ही दिलचस्प भूवैज्ञानिक कहानी छिपी हुई है जिसे आज हम समझने वाले। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई एक ही जमीन के टुकड़े ने 3 इतनी अलग अलग दुनियाएं कैसे बना लें? एक तरफ वो पुराने शांत पठार, दूसरी तरफ दुनिया के सबसे ऊंचे और एकदम नए पहाड़, और इन दोनों के बीचों बीच बसे वो विशाल हरे भरे मैदान। आखिर ये सब हुआ कैसे? तो इस पूरी कहानी के आप कह सकते हैं 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। इस नक्शे में ये साफ साफ दिखते भी हैं। पहला, सबसे पुराना सबसे मजबूत हिस्सा जिसे हम कहते हैं प्रायद्वीपीय ब्लॉक। दूसरा, एकदम युवा और बेचैन हमारी हिमालय पर्वत श्रृंखला। और तीसरा, इन दोनों के मिलने से बना विशाल सिंधु गंगा का प्रायद्वीप की जो बुनियाद है उसे जियोलॉजिस्ट बेसमेंट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये कोई आम पत्थर नहीं है, ये पृथ्वी की सबसे पुरानी चट्टानों से बना है जिन्हें आर्कियन सिस्टम कहा जाता है। सोचिए, इन चट्टानों ने इतना समय और इतना दबाव झेला है कि ये पूरी तरह से क्रिस्टल जैसी और रूपांतरित हो चुकी हैं। इनका असली रूप तो कब का बदल चुका है। इस पठार की पहचान भी बहुत अनोखी है। देखिए, ये कैम्ब्रियन काल से मतलब करोड़ों सालों से एक पुरानी स्थिर जमीन का टुकड़ा है। ये एक हॉर्स्ट की तरह है, मतलब एक कठोर ब्लॉक जिस पर पहाड़ बनाने वाली ताकतों का ज्यादा असर ही नहीं हुआ। यही आर्कियन चट्टानों से बना हुआ भारतीय भूभाग का असली केंद्र है और एक जमाने में ये गोंडवाना लैंड नाम के एक बहुत बड़े सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा हुआ करता। जरा इस प्लेट की रफ्तार पर गौर कीजिए। ये प्लेट प्राचीन टेथिस सागर को पार करते हुए 12 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से उत्तर की तरफ बढ़ रही थी। सुनने में शायद ज्यादा ना लगे, लेकिन जियोलॉजिकल स्केल पर यह बहुत तेज है। मतलब हमारे नाखूनों के बढ़ने की स्पीड। जैसा कि हमारे सोर्स में भी लिखा है, भारतीय प्लेट एशियाई महाद्वीप से टकराने से पहले प्राचीन टेथिस जियोसिंक्लाइन सागर पर 12 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की तेज गति से उत्तर की ओर बढ़ी। सोचिए, इस एक लाइन में करोड़ों साल का सफर और इतिहास सिमट गया है। पर ये जो हिमालय का उठना था, ये एक झटके में नहीं हुआ। ये असल में 3 अलग अलग फेज में हुआ। पहला फेज आया ओलिगोसीन काल में, जब महान हिमालय यानी हेमाद्री रेंज बनी। फिर दूसरा फेज आया मध्य मायोसीन काल में। इस बार हलचल और भी तेज थी और इसने लघु हिमालय यानी हिमाचल रेंज को बनाया।
और आखिर में तीसरे फेज में सबसे बाहरी श्रृंखला यानी शिवालिक का निर्माण हुआ। इस तस्वीर में ये बात कितनी साफ समझ आती है ना? आप देख सकते हैं कि कैसे ये तीनों पैरेलल रेंज हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक एक के बाद एक सीढ़ियों की तरह मैदानों से ऊपर उठ रही हैं। ये कमाल की बनावट 3 अलग-अलग भूवैज्ञानिक घटनाओं का नतीजा है। ऐसे समझिए, जैसे ही हिमालय ऊपर उठा, उसके ठीक सामने और हमारे कठोर प्रायद्वीपीय ब्लॉक के बीच में जमीन का एक हिस्सा नीचे धंस गया। एक बहुत बड़ी गहरी खाई सी बन गई। जियोलॉजिस्ट एडवर्ड सुएस ने इसे फोरडीप का नाम दिया। ये एक विशाल बेसिन था जो बस भरे जाने का इंतजार कर रहा था। और फिर प्रकृति ने अपना काम शुरू किया। लाखों सालों तक हिमालय से निकलने वाली नदियां अपने साथ लाई हुई गाद, मिट्टी और रेत से इस फोरडीप को भरती रहीं, परत दर परत। और धीरे धीरे ये गहरी खाई दुनिया के सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक बन गई। अब मजे की बात यह है कि यहाँ की मिट्टी भी एक जैसी नहीं है। ये 2 तरह की है। एक है भांगर, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। ये उन इलाकों में मिलती है जहां अब नदियों की बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता। इसमें अक्सर कंकड़ भी मिलते हैं। और दूसरी है खादर। ये नई जलोढ़ मिट्टी है जिसे नदियां हर साल बाढ़ के साथ लाकर बिछाती हैं, जिससे ये हमेशा नई और उपजाऊ बनी रहती है। प्राचीन मजबूत ढाल, एक महाद्वीपीय टक्कर और फिर हजारों लाखों साल में भरा हुआ एक विशाल गड्ढा। ये 3 अलग-अलग भूवैज्ञानिक कहानियां जब एक साथ मिलीं, तब जाकर वो उपमहाद्वीप बना जिसे आज हम देखते हैं। हर पहाड़, हर मैदान, हर पठार इसी महान गाथा का एक पन्ना है। और ये कहानी अभी भी लिखी जा रही है। पता है, भारतीय प्लेट आज भी हर साल 5 सेंटीमीटर की रफ्तार से उत्तर की ओर खिसक रही है। हिमालय की ऊंचाई आज भी बढ़ रही है। तो जरा सोचिए, आज